ओके गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मेंस्ट्रुएशन के ऊपर होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल। ओके, सो इसमें होता क्या है, हम थोड़ा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जनरली होता ही है इसके अंदर कि जो हाइपोथैलेमस है उसके बेस में प्रेजेंट होता है आर्कुएट न्यूक्लियस। जनरली अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो कलेक्शन ऑफ न्यूरल सेल बॉडी होती है, यानी कि जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन में क्या था, एक सेल बॉडी थी और एक एक्सॉन था। ओके, सो जो कलेक्शन हो जाता है सेल बॉडी का, बहुत सारी सेल बॉडी मिलकर जो है वो क्या बनाती है, न्यूक्लियस बनाती हैं। ओके, सो जो आर्कुएट न्यूक्लियस होता है वो क्या रिलीज करता है, वो GnRH फैक्टर को जो है वो रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जो है वो रिलीज करता है, और वो फिर जो है आकर जो है एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और उसको जो है कहता है कि तुम जो है FSH को निकालो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर आकर कहता है कि तुम जो है FSH का सिक्रीशन करवाओ। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो FSH जो है वो निकालती है। ओके, और ये सारा का सारा इवेंट चल रहा होता है, किसके लिए चल रहा होता है सारा का सारा इवेंट, ये फॉलिकल को ग्रो करवाने के लिए जो है इवेंट चल रहा होता है। क्योंकि जो ये फॉलिकल्स हैं, जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं, उन फॉलिकल्स को ग्रो करवाने के लिए जो है FSH की नीड होती है। तो FSH आता है, FSH आकर एक्ट करता है फॉलिकल के ऊपर, और फॉलिकल के ऊपर जब आकर एक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि जो फॉलिकल का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब साइज इंक्रीज हो जाता है तो अगर हम बात करें फॉलिकल की, तो फॉलिकल के अंदर जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं थीका सेल होती है, और इसके अंदर जो होती है वो ग्रैनुलोसा सेल होती है। अंदर क्या है इसके, ग्रैनुलोसा सेल। तो जो थीका सेल होती है वो निकालती है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन, और जो ग्रैनुलोसा सेल होती है उसके पास में एक एंजाइम होता है, उसको हम कहते हैं एरोमेटेज एंजाइम। तो जनरली होता ये है कि ग्रैनुलोसा सेल ने एंड्रोजन को जो है, फॉलिकल के पास में क्या था, थीका सेल था, उस थीका सेल ने क्या निकाला था, एंड्रोजन निकाला था। और इसी जो है फॉलिकल के पास में क्या होती है, इसी के पास में होती है ग्रैनुलोसा सेल, और इस ग्रैनुलोसा सेल ने क्या करता है, इसके पास में एरोमेटेज एंजाइम था, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस करा। इसने जो है एंड्रोजन को कन्वर्ट कर दिया था एस्ट्रोजन के अंदर, यानी कि इसने जो है एंड्रोजन को इसने कन्वर्ट कर दिया था एस्ट्रोजन में। ओके, तो जब एस्ट्रोजन जो है वो बन गया तो एस्ट्रोजन जो है वो सिक्रेट होने लगा, और जब एस्ट्रोजन सिक्रेट होने लगा तो एस्ट्रोजन ने क्या काम किया, मैं यहाँ पर बना देता हूँ एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन ने ये काम किया कि एस्ट्रोजन आने के बाद में जो यूट्रस है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसका प्रोलिफरेशन करवा दिया इसने, और जो उसकी मेम्ब्रेन थी यानी कि एंडोमेट्रियम, उसको जो है उसमें थोड़ी ग्रोथ करवा दी उसने। तो ये काम किसने करा, एस्ट्रोजन ने करा। ओके, लेकिन एस्ट्रोजन की जो कंसंट्रेशन थी वो जो है इंक्रीज हो रही है, और अप्रॉक्सीमेटली 150 to 200 पिकोग्राम की कंसंट्रेशन में जब ये हो जाता है तो ये जो है फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पर सिग्नल भेजता है कि तुम जो है वो क्या निकालो, तुम LH जो है वो निकालो। तो एस्ट्रोजन ने फिर क्या काम किया, एंटीरियर पिट्यूटरी से कहा कि तुम जो है LH को जो है वो फॉर्म करो। अब जब LH का फॉर्मेशन हो गया तो LH जो आता है, LH काम करता है कहाँ पर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, LH काम करता है इसके ऊपर, और कहता है कि तुम जो है ना वो जो ओवम था उसको रिलीज करवाओ। ओके, तो यहाँ से फिर जो है क्या होता है, ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है। जब ओवम रिलीज हो जाता है तो ओवम रिलीज होने के बाद में ये जो है बच जाता है बिना ओवम के, जो स्ट्रक्चर बचती है इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो काम करता है प्रोजेस्टेरॉन को निकालने का। ओके, तो यहाँ पर हमने बात करी एस्ट्रोजन ज़्यादा हो गया, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी से कहा कि भाई तुम जो है LH भेजो। तो LH जो है वो आया, LH ने क्या करवाया, LH ने ओव्यूलेशन करवाया, और ये ओव्यूलेशन कौन सा डे पर होता है, ये 14th डे पर होता है। ओके, तो LH ने क्या करवाया, ओव्यूलेशन करवाया। अब ओव्यूलेशन होने के बाद में जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बची जो फॉलिकल की, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, इस कॉर्पस ल्यूटियम ने जो है हार्मोन को सिक्रीट किया, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वो हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ने क्या काम किया, प्रोजेस्टेरॉन ने ये काम किया कि उसने जो है फिर से एंडोमेट्रियम के ऊपर आया वो प्रोजेस्टेरॉन, पहले तो एस्ट्रोजन आया था, अब प्रोजेस्टेरॉन आता है, और जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी इसको जो है सिक्रीटरी बना दिया।
तो प्रोजेस्टेरॉन ने क्या करा कि एंडोमेट्रियम को की राइपनिंग करवा दी, ये कह सकते हैं उसके अंदर सिक्रीशन को जो है वो इंक्रीज कर दिया। तो प्रोजेस्टेरॉन ने एंडोमेट्रियम में सिक्रीशन इंक्रीज कर दिया, एंडोमेट्रियम सिक्रीशन इंक्रीज। अब जनरली कॉर्पस लिटम की बात करें तो कॉर्पस लिटम की जो लाइफ होती है वो मेनली अगर हम बात करें तो 8 से 10 दिन तक के जो है एक्टिवली काम करता है। तो ये 8 से 10 दिन के बाद में क्या होता है, ये जो है मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती है और वो फिर उसके बाद में उसके नतीजे में प्रोजेस्टेरॉन जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो जब जिसे कहते हैं उसकी लाइफ खत्म हो गई, तो लाइफ खत्म होने के बाद में जब वो उसकी डेथ हो जाती है, डेड हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ होता है तो एंडोमेट्रियम जो है वो शेड कर जाती है, तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो जाती है, तो एंडोमेट्रियम शेड कर जाती है। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन के विड्रॉ की वजह से जनरली क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो है वो शेड कर जाती है। क्लियर? ओके, नाउ एक फीमेल जो है उसमें अगर हम बात करें तो उसकी ओवरी में से एक oocyte जो है वो एवरी मंथ जो है वो रिलीज होता है, पर मंथ जो है वो एक oocyte जो है वो रिलीज होता है। ओके, एक ओवरी में से। और जो ओव्यूलेशन है वो कब हो रहा है, वो ओव्यूलेटेड डे यानी कि 14th डे पर हो रहा है। ओके, सो अब हम बात करते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल की। प्राइमोर्डियल फॉलिकल जनरली प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो होते हैं जो है ये बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। ओके, और ये जो है इंट्रायूटेरिन लाइफ में जब बेबी गर्ल होती है तभी जो है ये फॉर्म होने लगते हैं। तो जब 20th वीक ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ में, इंट्रायूटेरिन लाइफ IUL लिख रहा हूँ, इसमें जो इनकी तादाद होती है वो 6 to 7 मिलियन होती है। मतलब अभी जो बेबी गर्ल है वो मदर के वूम्ब के अंदर ही है और उसके अंदर जो है ये फॉलिकल्स जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है उनकी फॉर्मेशन होने लगी। तो 20th वीक पर 6 to 7 मिलियन होती है, जबकि बर्थ तक आते आते इनके जो नंबर्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं और वो मेनली 1 to 2 मिलियन जो है वो रह जाते हैं। तो बर्थ पर 1 to 2 मिलियन जो है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल रहते हैं और प्यूबर्टी पर आते आते ये और ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं और ये जो है मेनली 3 to 4 लाख रिमेनिंग हो जाते हैं। ओके, सो प्यूबर्टी की एज में 3 to 4 लाख होते हैं और ये थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ इन्हीं में से जो है यूटिलाइजेशन होना होता है। तो जनरली एक फीमेल की अगर हम बात करें तो 10 से 12 की उम्र में जो है वो अटेन करती है मीनार्ज को और 50 इयर्स के आसपास जो है वो मेनोपॉज की कंडीशन में आ जाती हैं। तो मेनली जो लाइफ रही रिप्रोडक्टिव वो 38 इयर्स रही। ओके, अब अगर हम बात करें कि इन 38 इयर्स के अंदर कितने ओवम जो है उन्हें रिलीज होना है, तो एक ओवम पर मंथ जो है वो रिलीज होता है। तो एक साल के अंदर कितना हुआ, 12 ओवम रिलीज होने। अगर हम बात करें इन 38 इयर्स की तो 38 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो अराउंड 456 ओवम जो है वो थ्रू आउट द लाइफ जो है उनकी वो रिलीज होने हैं। ओके, ओवरी से। तो जो 456 ओवम है इनको जो है रिलीज होना है ओवरी से। ओके, नाउ जो oocyte है, जो ओवम है, वो उसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, मेनली 24 आवर्स जो है वो उसकी लाइफ रहती है, यानी कि वो 24 आवर्स तक के जो है वो लाइव रहता है। उसके बाद में फिर जो है वो जो है डिजेनरेट हो जाता है। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो है उस ओवम की जो है वो डेथ हो जाती है। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर इस ओवम का जो है वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अगर हम बात करें इम्प्लांटेशन की, तो जनरली जो इम्प्लांटेशन होता है वो 6 डे तक के हो जाता है। इम्प्लांटेशन 6 डे, ये 6 डे जो है वो ओव्यूलेशन के बाद का, यानी कि 14 पर ओव्यूलेशन हुआ तो अराउंड 20 तक के ये हो जाता है, लेकिन ये परसिस्ट कर सकता है 9th डे तक के। ओके, 9th डे तक के जो है ये परसिस्ट कर सकता है, यानी कि अगर हम ओव्यूलेशन के बाद बात करें तो 14 + 6 20, 20 + 3 23 to 24 डे तक के जो है इम्प्लांटेशन हो सकता है। और अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल के हिसाब से तो वो जो है 20 to 24 डे तक के जो है डे में जो है ये इम्प्लांटेशन होता है। और अगर उसकी बात करें क्या कहते हैं ओव्यूलेशन के बाद की, तो 6 to 9 डे तक के जो है ये ओव्यूलेशन होता है। ओके, नाउ इस पीरियड को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन विंडो। इम्प्लांटेशन विंडो। सो ये जो डे है इसको, मतलब ये जो पीरियड है इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन विंडो। और जो इम्प्लांटेशन होता है, ये इम्प्लांटेशन जो है ये होता है जो राइपेंड एंडोमेट्रियम होती है उसके ऊपर जो है ये इम्प्लांटेशन होता है।
और राइपनिंग का काम कौन कर रहा होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन कर रहा होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है क्योंकि उसमें सिक्रीशन इंक्रीज करवा देता है, तो उसमें जो है वो राइपनिंग करवाता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं जब ओव्यूलेशन हुआ ओके, सो ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन होने के बाद में जो है वो ओवम इधर आ गया। अब जब ओवम इधर आ गया तो जब ये ब्रस्ट होती है, यानी कि जब ओवम जो है वो रिलीज होता है फॉलिकल में से, तो कुछ जो है वहाँ पर ब्लीडिंग जो है वो होती है। और ये ब्लीडिंग जो होती है, ये जो ब्लीडिंग होती है ये क्या करती है, ये आ जाती है पाउच ऑफ डगलस में। जो एरिया है ये है पाउच ऑफ डगलस। पाउच ऑफ डगलस, जनरली पाउच ऑफ डगलस जो होता है वो यूट्राइन के पोस्टीरियर पोर्शन में होता है, यानी कि यूट्रस के पीछे वाला जो एरिया होता है, यूट्रस के जो पोस्टीरियर साइड में जो एरिया होता है हम पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। इसमें जो है ये ब्लड आकर जो है एक्यूमुलेट कर जाता है, और इस एक्यूमुलेशन की वजह से पाउच ऑफ डगलस में जो ब्लड आ रहा है उसकी वजह से पेन होता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं, यानी कि पाउच ऑफ डगलस में आके ये ब्लड एक्यूमुलेट हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, पेन होने लगता है। और उस पेन होने की कंडीशन को हम, जो पेन होता है उसको हम कहते हैं मिडिल इश्मस पेन। मिडिल इश्मस का मतलब होता है मिड साइकिल पेन। ओके, सो जनरली अगर हम बात करें एक ओव्यूलेटरी साइकिल की, तो एक ओव्यूलेटरी साइकिल में 2 दफ़ा पेन होता है। एक तो तब होता है जो मिडिल इश्मस पेन होता है, कुछ फीमेल्स इसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं, मतलब उनको पेन होता है थोड़ा सा और वो खुद अपने आप ठीक हो जाता है। और सेकंड जो पेन होता है वो होता है जब मेंसेस जो है वो फ्लो आता है, तो उस टाइम पर जो है वो सेकंड जो पेन होता है उस टाइम पे पेन होता है। तो एक मिडिल इश्मस पेन हो गया और एक जो है वो मेंसेस के टाइम पर पेन हुआ। नाउ अगर फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी नहीं हुई है या फिर कोई अनमैरिड जो है वो फीमेल है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसकी बात करें तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि जो oocyte था वो जनरली डाई कर जाएगा 24 to 48 आवर्स में। ओके, लेकिन जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कंटिन्यू रखेगा बनाना, तो कॉर्पस ल्यूटियम ने जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को जो है सिक्रेट करता रहा। ओके, और कॉर्पस ल्यूटियम ने भी जो है वो मतलब 9 से 10 दिन तक के जो है वेट किया कि भाई क्या कहते हैं, 9 से 10 दिन तक के उसने अपना काम जो है वो एक्टिवली मतलब करता रहा वो 9 to 10 डेज तक के। ओके, उसके बाद में फिर उसकी भी जो है वो डेथ हो जाती है। ओके, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें क्या होता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हो जाता है तो एंडोमेट्रियम शेड कर जाती है। ओके, तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो जाती है, और जब एंडोमेट्रियम शेडिंग हो जाती है तो शेडिंग होने के बाद में क्या होता है, जो कंटेंट होता है वो यूट्रस के अंदर ही रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई यूट्रस है तो इसके अंदर ही जो है वो जो कंटेंट है वो रहता है। अब इस कंटेंट को बाहर निकलने के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की नीड होती है। ओके, सो जनरली ये कॉन्ट्रैक्शन बिल्डअप कहाँ से होते हैं, तो रिकॉल करते हैं हम कि जब वो oocyte जो है वो रिलीज हुआ था इस तरह से, तो वहाँ पर कुछ इन्फ्लेमेशन हुई थी, ब्लड भी निकला था, कुछ इन्फ्लेमेशन भी हुई थी। तो इस oocyte के निकलने के नतीजे में कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो बन जाते हैं। तो जो कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं वो आने के बाद में फिर क्या कहते हैं, वो यहाँ पर जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। ओके, और जब ये मेंसेस जिसे कहते हैं कि जब ये शेडिंग हो जाती है एंडोमेट्रियम की, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से ही जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। ओके, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एंडोमेट्रियम को जो है वो एक तरह से एक्टिव करते हैं कि तुम जो है कॉन्ट्रैक्शन अपना स्टार्ट करो। स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं जोर जोर से जो है वो यूट्राइन के जो स्मूथ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है कि सर्विक्स की ओपनिंग हो जाती है और सर्विक्स में से जो है वो मेंसेस जो है वो फ्लो हो जाता है। ओके, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने क्या करा था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने जनरली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करा था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करा था। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो मेंसेस थे वो जो है फ्लो जो था वो अटेन हो गया था। ओके, सो जनरली इस तरीके से जो है वो फिर मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ओके गाइस, सो जनरली अगर जो साइकिल है वो अगर वो ओव्यूलेटरी है तो उसमें जो है 2 दफ़ा पेन होता है, और अगर एनओव्यूलेटरी है तो उसमें कोई पेन एज सच नहीं होता है। ओके, सो नाउ अब हम थोड़ा पेन के रिगार्डिंग जो है हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, और हम अब जो डिस्कस करेंगे वो है डिस्मेनोरिया। ओके, डिस्मेनोरिया।
तो जनरली डिस्मेनोरिया क्या है, तो डिस्मेनोरिया जनरली यह है कि इसमें जो है पेनफुल जो पीरियड्स होते हैं वो पेन के साथ में आते हैं जनरली। इसकी जो है वो अगर हम देखें तो दो इसकी कैटेगरी होती है। पहली वाली जो होती है वो होती है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ओके, और एक होती है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। जनरली अगर हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात करें तो इसको जो है स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया यानी प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो होता है, इसमें जनरली होता क्या है कि जो पीरियड जब आता है तो उसके आने से आधे से 1 घंटा पहले जो है वो जो भी वो फीमेल या पेशेंट जो भी है उसको जो है वो फील होने लगता है, ओके। और ये जो ये पेन जो होता है ये स्टे करता है 10 आवर्स आफ्टर ऑनसेट, ओके, यानी कि पीरियड के 10 घंटे बाद तक के जो है ये परसिस्ट करता है, ओके ओके। सो इसमें जो है वो पेन स्टार्ट्स आफ्टर 1 आवर प्रायर ऑनसेट ऑफ पीरियड, ओके, एंड स्टे करता है ये स्टेज 10 आवर्स पोस्ट ऑनसेट, यानी कि पीरियड आने के 10 घंटे बाद तक के जो है ये वो स्टे करता है, ओके। ये जो है जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है किसी भी नॉर्मल फीमेल के अंदर जो है ये हो सकती है, कैन अकर इन एनी नॉर्मल फीमेल, ओके। नाउ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, तो जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है इसके अंदर जो होता है जनरली क्या होता है, स्टार्ट्स 3 to 4 days prior and stays 10 hour post onset, ओके। तो इसमें जनरली 3 से 4 दिन पहले जो है वो फील होने लगता है, ओके, और ये जो है 10 घंटे बाद तक के जो है यानी कि पोस्ट ऑनसेट तक के जो है ये प्रेजेंट रहता है, ओके। जनरली अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की बात करें तो ये जो है पीआईडी की कंडीशन के अंदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज है उसमें प्रेजेंट हो सकती है, देखी जा सकती है, और एंडोमेट्रियोसिस के अंदर जो है ये कॉमन है, एंडोमेट्रियोसिस, ओके। एक और तरह की जो है वो डिस्मेनोरिया जो है देखी जाती है वो है मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया, मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। जनरली इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, पहले तो देखेंगे मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया के अंदर होता क्या है। इसके अंदर फाइब्रोनोलाइसिन जो एंजाइम है वो फाइब्रोनोलाइसिन वो डिक्रीज हो जाता है। जनरली नॉर्मल जो पीरियड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं करता है, ओके। बट अगर किसी का, क्योंकि इसलिए क्लॉट नहीं करता क्योंकि उसमें फाइब्रोनोलाइसिन प्रेजेंट होता है, वो उसको क्लॉट नहीं होने देता, इसलिए मेंसेस जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं करता है। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी हो रही है जिसकी वजह से जो फाइब्रोनोलाइसिन एंजाइम है वो कम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पीरियडिक जो ब्लड होता है वो क्लॉट होने लगता है, और क्लॉट होने के साथ साथ उसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि पेन इसलिए ज़्यादा होता है, देखो सर्विक्स की ओपनिंग चाहिए होती है, जो भी कंटेंट अंदर होता है उसको बाहर आने के लिए। तो अगर वो मेम्ब्रेन की फॉर्म के अंदर आ चुका है, क्योंकि क्लॉटिंग हो चुकी है, ओके, तो वो एक जिसे कहते हैं यूट्राइन कैविटी के कास्ट ऑफ यूट्राइन कैविटी टाइप डेवलप हो जाता है। तो वो पूरी की पूरी परत को बाहर आने के लिए सर्विक्स को बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, और उससे पेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइब्रोनोलाइसिन इसमें डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि जो कास्ट ऑफ यूट्राइन कैविटी इसकी फॉर्म के अंदर जो है वो एंडोमेट्रियम जो है वो शेड करता है, ओके। तो पूरी की पूरी जो है जैसे अंदर की जो जिस फॉर्म के अंदर वो अंदर होता है उसी की तरह का जो है वो पूरा का पूरा जो है वो शेड होता है, ओके। और इसमें जो है पेन बहुत ज़्यादा होता है, ओके। सो ये मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया हुआ। अब अगर हम पेन को कम करने की बात करें या ट्रीटमेंट की बात करें डिस्मेनोरिया का, तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है डिस्मेनोरिया का, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया, ओके। तो ट्रीटमेंट के अंदर हम जो है जनरली NSAID दे सकते हैं, ओके। हम जो है इसमें आइबुप्रोफेन या फिर नेप्रोक्सेन या फिर मेफ्टल स्पास दे सकते हैं, मेफनेमिक एसिड यानी
ओके, तो ये क्या करेंगे, ये जो है वो उसमें हेल्प करेंगे, यानी कि जो डिस्मेनोरिक कंडीशन है उसमें हेल्प करेंगे और पेन को कम कर देंगे। एंटी स्पाज्मोटिक दे सकते हैं हम, एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी स्पाज्मोटिक के अंदर हम जो है आयोसिन दे सकते हैं, डॉट्रावेरिन दे सकते हैं और डाइसाइक्लोमिन दे सकते हैं, डाइसाइक्लोमिन। तो ये स्पाज्म कम हो जाएंगे तो उसमें जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, तो जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो पेन भी नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो पेन भी नहीं होगा। ओके, और साइकिल जो है समवॉट एनओव्यूलेटरी हो जाएगी। क्लियर। उसके अलावा अगर सर्जिकली रिमूवल की बात करें तो सर्जिकली अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो सर्जिकली जो है वो क्या करेंगे, अगर सर्विक्स के जो पाथ है, सर्विक्स का जो ओपनिंग है, अगर हम उसको जो है वो डायलेट कर दें। ओके, ये ओपनिंग जनरली इस तरह से नहीं होती है, ये काफ़ी जो है इस तरह से रहती है। अगर हम इसको डायलेट कर दें तो उसमें भी जो है फिर वो डिस्मेनोरिक कंडीशन के अंदर जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। ओके, उसके अलावा कंडीशन आती है पैरिटी। जनरली पैरिटी का मीन ये है कि अगर कोई प्रेगनेंसी 28 वीक तक के जो है वो परसिस्ट कर जाए और उसके बाद में जो है वो कहने का मतलब ये कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो है पैरिटी हासिल हो जाए, यानी कि 28 वीक तक के जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो ये जो है प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू रह जाए। उसके बाद में जो है वो, क्योंकि होता क्या है कि सर्विक्स जो है वो जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर जो है उसका 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स तक के जो है उसका जो माउथ होता है, सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है वो खुलता है। ओके, तो ऐसी फीमेल्स जिन्होंने पैरिटी को अटेन कर लिया है उनके अंदर जो है वो पेन कम होता है। ओके, सो इसमें क्या होता है, पेन जो होता है वो लेस होता है, यानी कि पैरिटी अगर अटेन कर लिया तो उसमें जो है वो क्या है कि लेस स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया जो है वो होता है उनको। ओके, नाउ अगर हम बात करें कुछ लेंथ की, कि लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ड्यूरेशन, वो सब हम अगर उसके बिहाफ पर बात करें तो सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। तो मेनली जो नॉर्मल है वो 28 ± 7 डेज। ओके, सो इसका मीन ये है कि 20 डेज भी हो सकता है और 35 डेज तक के भी ये हो सकती है। क्लियर। बट अगर कुछ कंडीशन ऐसे डेवलप हो जाए कि उसके अंदर जो है वो लेस देन 21 डेज हो जाए, ओके, सो यानी कि 21 दिन से पहले जो है वो मेंसेस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीमिनोरिया। ओके, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मोर देन 35 डेज तक के वो परसिस्ट करे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ऑलिगोमिनोरिया। ऑलिगोमिनोरिया। ओके, अगर हम बात करें ड्यूरेशन के एस्पेक्ट में, सो ड्यूरेशन के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अगर नॉर्मली जो है वो 2 to 7 डेज तक के है। ओके, ओके, सो नॉर्मली जो है वो 2 to 7 डेज तक के है। ओके, बट अगर लेस देन 2 डेज, अगर लेस देन 2 डेज की ड्यूरेशन में हो तो उसे हाइपोमिनोरिया कहते हैं। बट अगर लेस देन 7 डेज तक परसिस्ट करे तो उसे मिनोरेजिया कहते हैं। ओके, अब अगर अमाउंट के एक्सपेक्ट में बात करें तो जनरली जो नॉर्मल अमाउंट है वो 30 to 50 ml पर मंथ। ओके, बट अगर 80 ml से ज्यादा, ये 80 है, सॉरी, 80 ml से ज्यादा अगर परसिस्ट हो तो उसको हम कहेंगे मिनोरेजिया। ओके, यानी कि 80 ml से ज्यादा है तो हम उसको कहेंगे मिनोरेजिया। एंड अगर लेस देन 21 डेज एंड ग्रेटर देन 80 ml अगर ब्लड लॉस हो तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीमिनोरेजिया। ओके, यानी कि अगर 21 दिन से कम दिन तक के वो परसिस्ट करे और 80 ml से ज्यादा अगर ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है तो उसे हम कहेंगे पॉलीमिनोरेजिया। नाउ अगर जो है ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच बीच में जो है वो ब्लीडिंग जो है वो हो रही है, यानी कि इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मेटोरेजिया।
ओके, सो मेट्रोरेजिया क्या है? इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, तो ये हो जाएगा मेट्रोरेजिया। अब अगर किसी को साइक्लिकल ब्लीडिंग होगी, सॉरी, तो उस कंडीशन को कहेंगे मीनोमेटोरेजिया। मीनोमेटोरेजिया। इसमें जनरली क्या होगा? इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग। उस कंडीशन को क्या कहा हमने? मीनोमेटोरेजिया। ओके, अब एमिनोरिया की कंडीशन किसको कहेंगे हम? सो जनरली एमिनोरिया की कंडीशन उस कंडीशन को कहेंगे जबकि 6 मंथ तक के जो है वो कोई पीरियड जो है वो ना आए। तो नो पीरियड्स फॉर 6 मंथ, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एमिनोरिया कहेंगे। ओके, और इसमें जो है हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें जो है 3 रेगुलर साइकिल को अगर जो है कोई फीमेल मिस कर रही है, ओके, सो मिसिंग ऑफ 3 रेगुलर साइकिल, ओके, तो उसको भी जो हम कहेंगे वो एमिनोरिया कहेंगे। उसके बाद में पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, किस कंडीशन को कहेंगे? पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। सो जनरली जो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हुई वो कब हुई? यानी कि ब्लीडिंग आफ्टर सिजेशन ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल हो गया था ब्लीडिंग को रुके हुए, और उसके बाद में जो है फिर ब्लीडिंग हुई, तो उसको हम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहेंगे। ओके, कंडीशन आती है मेट्रोपैथिया हेमोरेजिया। मेट्रोपैथिया हेमोरेजिया। ओके, सो मेट्रोपैथिया हेमोरेजिया के अंदर क्या होता है? इसमें प्रोलॉन्ग्ड एमनोरिया होता है 8 से 10 हफ्तों के लिए। प्रोलॉन्ग्ड एमिनोरिया फॉर 8 to 10 वीक्स, और उसके बाद में जो है वो हैवी विड्रॉ होता है ब्लड का, एंड देन हैवी विड्रॉल ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि 8 से 10 हफ्ते तक के जो है वो एमिनोरिया हुआ, और उसके बाद में हैवी विड्रॉ हुआ ब्लीडिंग का, एक साथ बहुत सारी जो है वो ब्लीडिंग हुई। ओके, सो उस कंडीशन को कहेंगे हम मेट्रोपैथिया हेमोरेजिया। ओके, मेनली जो है ये होती है आफ्टर 40 years ऑफ एज। ओके, और ज्यादातर जो है ये एनओव्यूलेटरी साइकिल के अंदर जो है ये देखी जाती है। ओके, और ये जो है सेल्फ लिमिटिंग होती है, यानी कि ये अपना आप जो है वो ठीक भी हो जाती है। ओके, नाउ इस सब को डिस्कस करने के बाद में एक चीज जो हमने देखी कि अगर जो पीरियड है वो अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो जो है उसमें कोई डिजीज के वजह से जो इंक्रीज हो रही है, या फिर अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल भी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से भी जो है इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। अगर लेंथ कम हो रही है तो उसकी वजह से भी जो है बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो होता है। ओके, नाउ सो अब तक की जो हमने जो भी इसके बारे में पढ़ा उसके बारे में अगर हम की पॉइंट निकालें तो जनरली पूरे मेंस्ट्रुएशन वाले टॉपिक में से अगर की पॉइंट निकालें तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है पर्पस ऑफ FSH। जो FSH जो है आ रहा था उसका पर्पस क्या था? तो उसका पर्पस जो था वो था एस्ट्रोजन फॉर्मेशन। एस्ट्रोजन फॉर्मेशन जो FSH आकर जो है वो ओवरी के ऊपर एक्ट कर रहा था और फॉलिकल को मैच्योर कर रहा था, तो उसका पर्पस क्या था? ताकि वो फॉलिकल्स जो हैं वो फिर एस्ट्रोजन को जो है फॉर्म करें। ओके, नाउ जो पर्पस था LH का, पर्पस ऑफ LH का पर्पस क्या था? LH का पर्पस था प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करवाना, प्रोजेस्टेरॉन को फॉर्म करना है, सिक्रेट करवाना। ओके, सो LH का जो पर्पस था वो प्रोजेस्टेरॉन को फॉर्म करना था। नाउ अगर हम नॉर्मल FSH की बात करें तो जो FSH है वो जनरली अगर देखें तो 2 to 6 इंटरनेशनल यूनिट, ये नॉर्मल लेवल है इसका।
ओके। 2 to 6 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो नॉर्मल लेवल है। अब अगर FSH जो है, इफ FSH इज ग्रेटर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट, 10 इंटरनेशनल यूनिट, तो ये किस चीज को सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है मेनोपॉज को, सजेस्टिव ऑफ मेनोपॉज। यानी कहने का मीनिंग है कि अगर FSH जो है वो 10 इंटरनेशनल यूनिट से जो है वो ज्यादा है तो वो जो है मेनोपॉज को सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद में अगर FSH जो है ग्रेटर देन 40 इंटरनेशनल यूनिट हो गया तो ये डायग्नोस्टिक फीचर है, डायग्नोस्टिक ऑफ मेनोपॉज। जो पहली वाली कंडीशन थी उसके अंदर जो था वो सजेस्टिव था, सजेस्टिव ऑफ मेनोपॉज कितने पे था? ग्रेटर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट पे जो वो सजेस्टिव था। ओके, ग्रेटर देन 40 इंटरनेशनल यूनिट पर क्या हुआ? वो डायग्नोस्टिक फीचर हो गया मेनोपॉज का। ओके, अब प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर किस कंडीशन में होगा? अगर हम बात करें प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, सो जनरली जो है अगर FSH जो है ग्रेटर देन 40 इंटरनेशनल यूनिट हो जाए और 40 साल से पहले की एज के अंदर, यानी कि अगर एज जो है वो 40 साल से कम है, उस कंडीशन में जो है FSH 40 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा हो जाए तो उसमें उसको हम कहेंगे प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर, क्योंकि 40 के बाद में तो वो समवट नॉर्मली हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुएशन। कुछ और इसके बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें मेनली ओवेरियन रिजर्व हम थोड़ा देख लेते हैं। ओवेरियन रिजर्व, सो ओवेरियन रिजर्व का मीन ये है कि कंसीव करने की कैपेसिटी। ओके, सो कैपेसिटी टू कंसीव इज नोन एज ओवेरियन रिजर्व। ओके, सो जनरली अगर इसके बारे में हम बात करें तो अगर एज जो है वो ज़्यादा हो रही है तो जो ओवेरियन रिजर्व है, यहाँ पर लिख लेते हैं ओवेरियन रिजर्व। सो अगर एज ज़्यादा है तो ओवेरियन रिजर्व जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि जितनी ज़्यादा एज एडवांस होती जाएगी उतनी ज़्यादा जो है वो ओवेरियन रिजर्व यानी कंसीव करने की जो वो है क्षमता है वो कम होती जाएगी। ओके, उसके अलावा अगर जो है जो एंट्रल फॉलिकल थे, एंट्रल फॉलिकल जनरली हर महीने जो है वो 100 फॉलिकल्स जो है वो लिक्विसाइड किए जाते हैं और उन 100 फॉलिकल्स के ऊपर जो है काम किया जाता है FSH की तरफ से, जनरली जो मेन वर्क होता है। और उन 1000 जो फॉलिकल्स थे उनमें से 6 से 7 जो है वो एंट्रल फॉलिकल्स बनते हैं, जिसके अंदर जो है बीच में जो है वो जनरली कैविटी पाई जाती है। ओके, और उस 6 से 7 एंट्रल फॉलिकल्स में से जो एक सबसे फिटेस्ट वाला होता है वो जो है फिर ऊज आउट करता है। ओके, यानी कि जो ओव्यूलेशन के नतीजे में जो ओव्यूलेट करता है। तो जनरली अगर एंट्रल फॉलिकल का काउंट जो है वो कम होगा तो उससे ओवेरियन रिजर्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, नाउ अगर ओवेरियन साइज जनरली अगर जो है ओवेरियन साइज जो है अपने साइज से ज्यादा अगर हो जाएगा, ओवरी का साइज अगर अपने साइज से ज्यादा हो जाएगा तो उससे भी जो है वो ओवेरियन रिजर्व जो है कम हो जाएगा। ओके, अगर एस्ट्रोजन जो है वो कम हो जाएगा तो उससे भी जो है ओवेरियन रिजर्व जो है वो कम हो जाएगा। ओके, अगर FSH जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो उससे भी जो है वो ओवेरियन रिजर्व कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवेरियन रिजर्व। ओके,